Yes, Amit ji, over to you. आगे सर आगे एक So students, I was just explaining you the cash market and future market. I think in future market you have generally when we purchase a one share, it's basically in cash market we can purchase a share. Basically cash market है क्या? बड़ी simple बता रहा हूँ कि cash market is the investment market. When we go for investment point of view, it is a cash market. When we go for long term investment, it is cash market. Then what is future market? Generally future market, I am saying generally word. Generally future market is a trader market. अगर हम 2020 की बात करते हैं, आज के क्रिकेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट। और हम टेस्ट मैच की बात करते हैं या लॉन्ग टर्म क्रिकेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, और फ्यूचर मार्केट में हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं। डे अगर हम विद इन, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वो शॉर्ट टर्म होता है। दे टुडे परचेज द शेयर्स एंड सेल इट टुमारो, अगेन टुमारो दे परचेज द शेयर, अगेन दे सेल इट डे आफ्टर टुमारो। बेसिकली their objective or their vision is basically to earn the intraday profit, short term profit। तो इसीलिए फ्यूचर मार्केट को हम ट्रेडर्स मार्केट भी कहते हैं। ट्रेडर, आपने नाम सुना होगा, ट्रेडर्स क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं जो इन्वेस्टर नहीं होते हैं। इन्वेस्टर तो होता है लॉन्ग टर्म के लिए आता है, पर ट्रेडर आता है शॉर्ट टर्म के लिए। आज लिया बेच दिया, आज लिया परसों बेच दिया। उसका ऑब्जेक्टिव होता है बस पैसे कमाऊं, खत्म हुई। लॉस है प्रॉफिट है कोई बात नहीं, he or she will not carry on the position for the long term। So next concept I'm talking now is स्टॉक मार्केट। हमने थोड़ा सा समझ लिया है, मैं सारा तो नहीं कहूंगा अभी, पर थोड़ा सा हमने समझा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है। बहुत बार आई है, एक एड भी आती है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, लिखा आता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो म्यूचुअल फंड है क्या चीज? म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या कि it's a type of investment in which investors pool their money together to buy a portfolio of stocks, bonds or other securities in order to take advantage of diversification and professional portfolio management at a reasonable cost। अगर मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो हो सकता है आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है तो समझ नहीं आएगा। मैं एक सिंपल भाषा में बात करूंगा आपसे कि जब हम पैसा लगाने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर मुझे नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूंगा? पैसा तो लगाना है मुझे, तो मैं कहूंगा यार किसी को ढूंढूंगा। तो जब हम किसी को ढूंढते हैं, हम किसी मैनेजर को ढूंढते हैं या किसी एक्सपर्टीज को ढूंढते हैं या प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढते हैं या किसी कंपनी को ढूंढते हैं, तो हम कहते हैं सर आप मेरे बिहाफ पे पैसा लगा दीजिए। कहेंगे ठीक है, मैंने सर आप कहता है मुझे नॉलेज है, मुझे रिसर्च मैंने की हुई है, तो मैं आपका पैसा लगा सकता हूँ आपके बिहाफ पे। कहाँ लगाना है ये जरूर पूछ सकता है। मैंने कहा ठीक है सर, आप देखिए जो आपको सही लगता है सबसे पैसा लगा दीजिए, जो भी आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है या बॉन्ड लग रहा है या डेट लग रहा है, मैं आप पे सर कॉन्फिडेंस है आपका। तो कहेगा सर लगा तो मैं दूंगा, आपको चाहिए क्या, कितना रिटर्न चाहिए आपको, क्या रिस्क प्रोफाइल है, क्या आपका ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म है, टर्म है, बहुत ही लॉन्ग टर्म है, कब रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, 5% चाहिए, 9% चाहिए, कितना चाहिए। तो ये जब सवाल सारे आते हैं तो ये क्लियरिटी आती है कि हाँ भाई इतना आसान तो नहीं है, पैसा तो लगा रहे हैं, मुझे पे लगा रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है। तो यहाँ पे अब आती है बात गोल की कि मैं गोल क्या है मेरा लगाने, मेरा गोल मिड टर्म है, क्या गोल है और कहाँ लगाना है मुझे पैसा, किस पर्पस क्या है मेरा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ किसी को लगाने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो पीपीएफ भी है, मेरे पास तो आरडी भी है, मेरे पास तो एफडी भी है, मेरे पास तो गोल्ड भी, बहुत सी चीजें हैं, तो मैं म्यूचुअल फंड में गिर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, वहां रिस्क ज्यादा है। पर म्यूचुअल फंड में कम से कम मैं किसी के बिहार पे पैसा लगा रहा हूँ तो रिस्क तो थोड़ा कम होगा। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क है पर कम है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट के, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अनेकों स्कीमें हैं। मैं कह रहा हूँ लॉट ऑफ स्कीम्स आर अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड्स वेयर यू कैन पुट योर हार्ड अर्न मनी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेटिव हैं। मैं आगे आ रहा हूँ। तो अब आते हैं एक तरह से दो तरह की स्कीमें आती हैं। एक होता है, ये तो स्कीम्स हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड में जब पैसे लगा रहे हैं आप, पर म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं तो कहते हैं भी कौन सी, एक होती है ओपन एंडेड स्कीम और होती है क्लोज एंडेड स्कीम। अगर आप स्टूडेंट्स आपने पढ़ रहे होंगे, म्यूचुअल फंड पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो एक स्कीम पढ़ी होगी US 64, UTI 64
अपने US 64 UTI की आई थी, 1963 में आई थी, 64 में, सॉरी, US 64 के नाम से ओपन एंडेड स्कीम थी। ओपन एंडेड होती है, सपोज आज मैंने एक स्कीम खोली जिसका डेट है 4 मई, और मैंने कहा पैसा लगाइए इसके अंदर, म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि आप आपके बिहाफ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहे हैं लगाने के लिए, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि इट्स ए लॉन्ग टर्म, ओपन एंडेड है। आज आपने लगाया, 6 महीने बाद कोई आ रहा है, हाँ भाई स्कीम चल रही है, आप लगा सकते हैं, स्कीम बंद नहीं हुई है, इट्स कैरी ऑन, ओनली द चेंज इज इन एनएवी, द वैल्यू। मैं भी आऊंगा एनएवी के बारे में। वो क्लोज एंडेड होती है जिसकी मेच्योरिटी होती है 3 साल, 5 साल या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की, एक टाइम खुली फिर बंद कर दी गई। हमेशा नहीं चल रही है कि 12 महीने और 24 साल, 50 साल, नहीं 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 नहीं, एक टाइम है, आज खुला है, बंद हो गया, दैट्स ऑल। अब आ रहा है टाइप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर जब हम टाइप्स में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हम कहते हैं कहाँ लगाएं, कौन सी स्कीम है जहां पे लगा सकते हैं। तो जनरली वी हैव, जो हमारे दिमाग में आता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो इक्विटी में लगाना पसंद करते हैं, कि इक्विटी मार्केट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ये 4 हम कहते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप। सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी इसमें, एक्टिव फंड क्या होता है और पैसिव फंड क्या होता है, ये समझ लीजिए पहले। एक्टिव फंड और पैसिव फंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सपोज आपने कहा कि सर मुझे निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स में कितने शेयर हैं, 50 शेयर हैं, तो उसमें जब मुझे पैसा लगाना है तो मैंने कहा ठीक है भाई पैसा मैं लगा देता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके पैसे को निफ्टी के जैसे बटा हुआ है वैसे ही आपके पैसे को बांट दिया, वो 10,000 रुपए हो या 5,000 रुपए हो या 3,000 रुपए हो या 1,000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, जितने भी हो आपने बांट दिया, और बांटने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आपने क्या किया, आपने निफ्टी तो बांट दिया, आपने इसमें क्या किया, कुछ दिमाग थोड़ी लगाया, जैसे निफ्टी बना है वैसे मैंने बांट दिया। इसे हम कहते हैं पैसिव फंड। जिस तरह से निफ्टी है, जिस तरह से इंडेक्स है, वहां पे पैसा मैंने डाल दिया। एक होता है एक्टिव, वो क्या है, आपने कहा नहीं सर 50 निफ्टी के शेयर है, 50 में नहीं लगाना, मुझे 25 में लगाना है, मुझे सेक्टोरल करना है, मुझे केवल बैंकिंग में लगाना है, रियलिटी में लगाना है, केमिकल में लगाना है, और आप मुझे एफएमसीजी में लगाना है, मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगाना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक में लगाना है, मुझे इसमें लगाना है, मुझे उसमें लगाना है। अब आप चॉइस कर रहे हैं, अब आप प्ले कर रहे हैं कि सेक्टोरल फंड में लगाना है या लार्ज कैप में लगाना है या स्मॉल कैप में लगाना है। जहां पे मैनेजर अपना दिमाग यूज कर रहा है, जहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना दिमाग यूज कर रहा है पैसे लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिव फंड। पैसिव हो गया जो बैठा हुआ है, जैसे कहा वैसे लगा दिया, वहां दिमाग यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो पूरा हो रहा है, जैसे आप कोई चीज खाने जाते हैं, एक चीज आपको खाने की मिल जाती है, आपने ले लिया, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो बनवाऊंगा, मैं तो अपनी आइसक्रीम में कहूंगा इसमें थोड़ा सा वनीला डाल दीजिए, इसमें थोड़ा चोको डाल दीजिए, इसमें थोड़ी चोको चिप भी डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल दीजिए, तो क्या होगा, उसको डालना पड़ रहा है ना, उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है। वो खाली बटर स्कॉच तो दे नहीं रहा खाली बना के, तो अगर बटर स्कॉच खाली दे रहा है तो पैसिव फंड हो गया, और उसमें जब चीजें सारी डाल रहा है ऊपर से, दैट इज एक्टिव फंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी हैव इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड जैसे आप देख ही रहे हैं, दैट फंड, दीज आर द फंड दैट इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, तो शेयर्स ऑफ कंपनी। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जब इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं तो रिस्क तो ज्यादा है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, इक्विटी जब भी आएगा रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा तभी रिटर्न मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं या नॉन रिस्की इन्वेस्टर्स हैं। दैट वी हैव डेट फंड्स, दीज आर द फंड्स अगेन रिस्की फंड्स। और इसी की अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के रूप में, कि काफी लोगों को उन्होंने मरवा दिया है, तब काफी प्रॉब्लम होगी इस फंड से, लोगों को काफी नुकसान हुआ। देन वी हैव मनी मार्केट फंड्स, these are the funds that invest in money market, T-bills, CP, commercial papers, etc. और then we have balance fund or hybrid funds. Balance fund basically क्या होता है, it is a mixture of equity and debt both. These are the funds that invest in a mix of asset class. We have equity also, we have debt also. It is a mixture. Hybrid कहते हैं ना, hybrid चीज है। तो hybrid का यही है कि an example of a hybrid fund would be Franklin India Balance BPG, because in this fund 65 to 80% investment is made in equities, while the remaining 20 to 35% invested in debt market. Friends, these are the again the scheme. ग्रोथ फंड है, फिर इनकम फंड है, फिर ये तो आपकी मर्जी है कहाँ पैसा लगा रहे हैं। These are advantages of mutual fund, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको, क्योंकि आप नंबर स्किल ला सकते हैं। एक अच्छा,
म्यूचुअल फंड में ये नहीं है कि हर फंड में पैसा आपका अटक जाता है, वन डे ले सकते हैं, 3 लिक्विड फंड भी होते हैं जो आज लिया 3 दिन बाद आपने रिडीम करा लिया, कोई कराता नहीं है ना कराना चाहिए, बट वन कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव अफोर्डेबिलिटी फंड जहाँ पे आपके पैसा है विच कैन यू कैन अफोर्ड whatever the money you have. Sometimes you don't have lot of money, then you can invest with 500 rupees, 100 rupees, 200 rupees. So this is affordability. Here you can have SIP also, जहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हम बात करते हैं। SIP इसलिए आया कि आप लमसम ना देके आपने 500 रुपए से शुरू कर दिया, फिर 1000 रुपए दिया, फिर 2000 रुपए दिया, तो आपका पैसा जुड़ रहा है। लिक्विडिटी एंड कन्वीनियंस, अगेन इसमें लिक्विडिटी भी है, कन्वीनियंस भी है, आपको जाने की जरूरत भी नहीं होती। आजकल तो ऐसी चीजें शुरू कर दी हैं कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन, ये है इंपॉर्टेंट चीज। आपने एक कंपनी देखी होगी, अभी तक एक ही लिस्टेड कंपनी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो लिस्ट हुई है, जिसका IPO चल रहा है, वो है SDFC AMC। करीब 2500-2600 रुपए का शेयर है, करीब 1200 या 1500 रुपए का शेयर का आया था IPO आज से 2 साल पहले, और आज 2500 का, तो 3800 इसने टच किया है। और वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ SDFC इन इंडिया, आई कैन से, सबसे बड़ी कंपनी कहा जाती है, इंडिया लार्जेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड SDFC, आपने नाम सुना है। 3.8 ट्रिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3.8 है। और इसके बाद SBI भी आ रहा है, SBI भी एसेट मैनेजमेंट काफी बड़ी कंपनी है, अभी इनका IPO नहीं आया होगा, पर इट्स आल्सो वन ऑफ द बिग कंपनी इन इंडिया इन SDFC इन AMC। AMC होता क्या है? It is a firm that invest, जो पैसे लेती हैं आपसे, that pool the fund from client and putting the capital to work through different investment, including stock, bond, real estate, master limited partnership, etc. तो एक तरह से AMC के अंदर हम, AMC हो गई जो आपके पैसे को संभालती है और इन्वेस्टमेंट करती है आपके बिहाफ पे आके, और आप अर्न कर सकते हैं। It manage hedge funds, pension plans, lot of things. Then we have, what are the ways of investment in mutual fund? We have offline also, then you have online also. In online, generally in today's scenario, when the COVID-19 pandemic is going on, people not able to come outside from their home, and generally they invest through online. So they can use this step. Step 1 is verify your PAN for KYC, and if you are not KYC registered, then complete eKYC, then fill the form, then the bank details, update the nominee and verify the details, and the confirm that you can start investing. But yes, once you fill the form, please be careful that you have fill all the columns, because this bank account will be used for all future payments. So जो भी बैंक दे रहे हैं वो दीजिए जो जिसमें आपके सारे पैसे हैं, और आप जहाँ से पैसा आप ज्यादातर यूज करते हैं इस बैंक अकाउंट को। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा अकाउंट दिया डॉर्मेंट हो जाए या प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए चेकबुक भी वही दीजिए जो आप ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो डिटेल्स दे रहे हैं वो बैंक एक्टिव होना चाहिए। NAV क्या होती है? देखिए बार बार हम सवाल उठते हैं, NAV जैसे शेयर मार्केट के शेयर की वैल्यू होती है, वैसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू कहते हैं, निकालते कैसे? NAV होती है नेट एसेट वैल्यू। बट सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, मैं फंड यूज कर रहा हूँ बट वैसे टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, NAV हम निकालते हैं। ज्यादातर NAV 10 रुपए में ही आती है, कुछ प्रीमियम भी अब इशू हो रही है, कोई 35 रुपए की कोई कर रहा है, कोई 50 रुपए कर रहा है, कोई 60 भी कर रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी टू इशू। जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, डिपेंड करता है कौन सी स्कीम लेके आ रहे हैं और किस समय पे लेके आ रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे सर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो NAV ऊपर नीचे होती है। तो एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हमारा सेंसेक्स ने 41 टच कर दिया था, 41,000, और निफ्टी भी करीब 13,000 और 13,500 तक पहुंच गई थी, 14,000 तक। तो उस टाइम जब इन्वेस्टमेंट किसी ने की होगी गलती से, या कोई गलती मैं नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने इस गुड, अगर उस टाइम भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर म्यूचुअल फंड में, तो ऐसा कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आपने अगर 41 में की और उसके बाद 2.5 महीने के अंदर आपने देखा कि सेंसेक्स ने 26 पे टच किया और आज करीब 30,000 समथिंग होगा सेंसेक्स, तो 10,000 पॉइंट नीचे आ चुका है, करीब 25-26% सेंसेक्स नीचे आ गया अपने टॉप से। तो बड़ी बिट ऑब्वियस है कि आपकी NAV की वैल्यू नीचे आ गई है। तो कहेंगे मेरे 25 रुपए में लिया था 15 रुपए आ गया, क्या करूंगा? मैं मानता हूँ कि नुकसान है आपको 10 रुपए का। अगर आपने SIP में लगाया होगा और SIP के थ्रू लगाया होगा, तो आप एक चीज समझिएगा, पहले अगर आपके 2,000 रुपए कट रहे थे और आपको 2,000
और उस टाइम एनएवी अगर 25 रुपए की या 20 रुपए की है तो आपको 2000 के हिसाब से, और 20 रुपए की है तो आपको 100 रुपीज की या यूनिट मिल रही होगी आपको। पर जैसे एनएवी 15 रुपए आई या 12 रुपए आई तो आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। पैसा कम यूनिट्स, पैसा तो आपका 2000 कट रहा है, अमाउंट तो 2000 कट रहा है, पर आपको एनएवी नीचे आ गई तो आपको नंबर यूनिट्स आपकी बढ़ गई है, तो ये गेटिंग मोर यूनिट्स। तो आई एग्री विद यू, इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम एवरेजिंग कहते हैं। तो अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल, वैसे मैं बता दूं म्यूचुअल फंड में पैसा और इक्विटी में पैसा लगाना तभी चाहिए व्हेन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का पर्पस आप डिफीट कर रहे हैं। जनरली म्यूचुअल फंड इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म। बेसिकली लॉन्ग टर्म कैन बी 5 years 7 years और 10 years। और कहा जाता है कि अगर आज की डेट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कोई भी बेकार से बेकार स्कीम भी लेते हैं, ज्यादातर कहा जाता है कि कोई पता नहीं होता हम कौन सी लेते हैं, तो कहा जाता है कि अगर आपने कोई गलत स्कीम भी ले ली है जो आपको ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो 5 साल तक तो हो सकता है कि आपका एनएवी तक आप पहुंचे जो आपकी उसकी ओरिजिनल एनएवी थी, और 7 years तक हो सकता है आपको एफडी का रिटर्न मिले, और हो सकता है कि 10 या 12 साल आप रख लेंगे तो आपको उसको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपको पैनिक की जरूरत है। जस्ट ओनली थिंग इज यू हैव पेशेंस, यू नीड एंड यू शुड कंटिन्यू विद द स्कीम्स। Then this is the meaning. Mutual funds are to meet the financial goal. Yes, mutual funds are there to meet the financial goal. It can be short term, it can be long term, it can be mid term. It depends upon your goal. If somebody want to purchase a car, definitely go for long short term. If somebody want for a child education, we have number of schemes in equity also, debt also. In growth fund there are balance fund, the number of schemes. So you can go with any schemes and you can invest them to attain your desired goal. Why mutual funds are idle to achieve financial goal? Yes, generally you have number of schemes, and in mutual funds we are not basically concerned much to see the share price day and by day. You're not concerned with the NAV every day. If you invest in good schemes for the long term point of view or maybe short term point of view, then you have some confidence that yes, I have invested, I can wait. If I wait for 4 or 5 years, definitely I will get my returns. Generally I'm saying, provided the company may not be Franklin Templeton, or it may be exceptions are always there. So next is your goals. These are the, just I'm showing in retirement you have, then you have equity diversified mutual fund scheme long term, tax planning mid term, then child education marriage long term, then you are saving for overseas holidays short term, regular payout is medium to short term. अगर आप ऐड देखते हैं तो बहुत बार आता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो कहता है फ्रेंड कहता है यार वो गाड़ी, कहता है मैंने खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता है, अगर तू एसआईपी लगाए, कहता है क्यों, कहता है हाँ 4-5 साल में ले लेगा शॉर्ट टर्म, 2-3 साल में अगर तू ज्यादा एसआईपी देता है 10,000 रुपए तो तेरा अपने आप एक गाड़ी खरीद सकता है, तेरा पैसा जुड़ता रहेगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से पैसा लगाना है। देन यू हैव रेगुलर पे आउट्स। These are the another these are the mutual fund fees and expenses. मैं इस टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा स्टूडेंट्स, मैं केवल सिंपल सी चीज समझाऊंगा। ये तो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, ये कोई आपको हो सकता है अभी क्लियरिटी ना हो, मैं केवल सिंपल सी बात करूंगा कि साफ दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आप जब परचेज करते हैं तो आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, दैट्स ऑल। फीस क्या देनी होती है? आप जब शेयर मार्केट में एक शेयर खरीदते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर शेयर 1400 रुपए का है, कभी भी आपने परचेज किया, फोन किया और आपने कहा मुझे एक शेयर लेना है, आपने 1400 रुपए का शेयर लिया रिलायंस का और आपने भी खरीद लिया, ठीक है। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक पूरी कॉन्ट्रैक्ट नोट एक पूरा फाइल होती है, इसमें पूरा लिखा होता है कि आपने किस टाइम लिया, किस ब्रोकर से लिया, कितने बजे लिया, कैसे लिया, सब कुछ लिखा होता है, कैश में लिया जैसे भी, और कितने शेयर लिए। तो उसमें 1400 रुपए नहीं आएगा, उसमें 1401 आएगा या 1400 रुपए 80 पैसे आएगा। तो कौन से 80 पैसे क्या है? 80 पैसे आपकी फीस है, कमीशन है, ब्रोकरेज है जो उसने लिया आपसे। उस टाइम तो 1400 रुपए बोल रहा है, पर आप 1400 रुपए पे नहीं करेंगे, आप 1480 रुपए पे करेंगे, 1480 पैसे। 80 पर शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो
₹80 हो जाएगा, और अभी मैं केवल पर शेयर बात कर रहा हूँ। तो 80, तो ये हो गया आपका कमीशन या ब्रोकरेज। वैसे और भी चीजें होती हैं, पर ब्रोकरेज की बात करते हैं, जो ब्रोकर चार्ज करते हैं। कोई 80 पैसे चार्ज कर सकता है, कोई 30 पैसे, क्योंकि यही उनकी इनकम होती है। जनरली ब्रोकर क्या कमाएगा फिर? जो आपसे बाइंग सेलिंग कर रहा है वही तो इनका इनकम है। तो दिस इज देयर इनकम, on that basis they are sustaining their business. So that is why this is 80 paisa or 75 paisa is their income. Suppose when you sell again on a day only, उसी दिन सेल करते हैं, तो दोबारा से भी आपको सकता है, अगर आपने 1403 रुपए में बेचा, तो 1403 में नहीं बेचा, आपने 1402 रुपए 25 पैसे में बेचा, मतलब 75 पैसा फिर आपका कटेगा, क्योंकि वो आपका ब्रोकरेज है। तो जितनी बार आप बाइंग करेंगे, जितनी बार सेलिंग करेंगे, आपको कमीशन या ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन लिया, छोड़ दिया, खरीद लिया एक दिन, ठीक है, 4 दिन बाद बेचेंगे तो 4 दिन बाद पे करेंगे। फर्क खाली ये होता है कि अगर इंट्राडे करते हैं तो ब्रोकरेज कम देनी पड़ती है, और अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, अगर आप लेके जा रहे हैं शेयर को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ती है, पर डे के हिसाब से कम हो जाती है। उसी तरह से जब हम ये म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो इसके अंदर भी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एंट्री लोड, एक होता है एग्जिट लोड। पैसे देते हैं, तो जब आप एनएवी खरीदते हैं 10 रुपए की, तो 10 रुपए की एनएवी नहीं होती, अगर एंट्री लोड है। तो एंट्री लोड एक तरह से 10 रुपए 10 पैसे हो गया। 10 पैसे, आप जो आपकी यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स नहीं आएंगी अगर 10,000 रुपए लगा रहे हैं आप, आपको 999 या 990 यूनिट्स आएंगी, क्योंकि 10 रुपए 10 पैसे के हिसाब से हो रहा है। और जब आप बेचते हैं 15 रुपए में, तो 15 रुपए की नहीं बिक रही है, वो 14 रुपए 90 पैसे की बिक रही है। क्योंकि अगर प्रोवाइडेड, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में वो एमयू के अंदर जो मेमोरेंडम दिया जाता है, जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है आपका, उसमें अगर मेंशन है तो। अगर मेंशन नहीं है तो अलग बात है, मेंशन होता है वैसे हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि 50 पेज का आता है, वो इतना मोटा सा, हम इतना देख नहीं पाते हैं ऑनलाइन, पर कुछ स्कीम में लिखा होता है। अगर एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है तो आपको अलग बात है, ये तो फिर अलग फीस उनकी चार्ज करते हैं, बट अगर लिखा हुआ है तो एंट्री लोड एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। Students, this is another topic which just comes into the limelight only a week before. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और काफी अच्छी स्कीम चल रही थी। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो 1947 से चल रहा था, और इंडिया के अंदर भी 1996 में इनका चल रहा है एज ए टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और काफी अच्छी म्यूचुअल फंड बिजनेस चल रहा था, और लग रहा था कि अच्छी स्कीमें जो सारी चल रही थी। लिखा हुआ है 42 रिसर्च ऑफिस हैं, 12 ग्लोबल ट्रेडिंग ऑफिस हैं, 15 लोकल एसेट मैनेजमेंट टीम्स हैं, 110 कंट्री सर्व्ड हैं। और अब ये देखिए, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि इसकी स्कीमें सारी लॉस में है। रिटर्न सबके लॉस एक्सेप्ट 2। वन इज फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड डेट स्कीम, जो एक प्रॉफिट दे रही है, 2 स्टार है, 1.5% का। और एक स्कीम और है जो प्रॉफिट दे रही है आपकी 9.3%, फ्रैंक इंडिया कॉर्पोरेट डेट की ही फंड है। बाकी अगर हम देखें, दे आर मॉडरेटली रिस्क क्लास हैं, हाई रिस्क क्लास हैं, एंड दे आर बेसिकली गिविंग लॉस। तो आप देख सकते हैं कि जो एक बिजनेस हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, ऑलरेडी दे आर बेसिकली देयर स्कीम्स आर इंक्रीजिंग लॉसेस। देन वी हैव कोरोना वायरस इम्पैक्ट की हम बात करेंगे। कोरोना वायरस इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि इट्स जस्ट आइसिंग ऑन द केक, कि कोरोना वायरस आ गया और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को शो करते हैं कि 6 स्कीमें आई और फेल हो गई, कि 6 स्कीमें आई जो फेल हुई हैं, रिडेम्पशन भी हो पा रहा है इसका। पर मैं इसमें एक साथ में एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि इससे पहले कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमें भी फेल हुई हैं, ऐसा नहीं है, और वो कभी लाइमलाइट में नहीं आई है, क्योंकि हम डेट फंड को मान के चलते हैं कि बड़ा सिक्योर फंड होता है, कि हम सोचते हैं प्रिंसिपल भी सिक्योर रहेगा और इंटरेस्ट भी सिक्योर रहेगा। और जनरली इट इज नॉट इन द केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। जनरली इक्विटी में तो हम लोग पैसा लगाते हैं कि ठीक है रिस्क है, मिल जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लॉस भी झेलेंगे। पर डेट में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हम हार्ड एंड लगा रहे हैं, हम सोच के लगा रहे हैं कि इसमें हमें नुकसान नहीं होगा, हमारा प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। So this is the first time in the history of mutual fund India a binding has been announced. These are the 6 schemes: Franklin India Ultra Short Bond Fund, then the Short Term Income Fund, Credit Risk Fund, Loan Creation Fund, Dynamic Fund, and Income Risk Fund. Then what does this winding up really means? It basically means that these funds will cease to exist after the holding they have been sold off, and when that happens, till that happens, there will be no purchase, including SIP, switches, STP. So why they're winding up and why take this team step? Basically, it is taken for COVID-19 number 1 reason. Then slow inflows, redemption pressure. But सवाल उठता है कि हुआ क्यों ये?
why Franklin Templeton has been failed, because the major reason is that they are invested their money in low rated bonds across debt fund with the aim to generate high returns. एक चीज सुनिए ध्यान से, हमारा एक कंसेप्ट है हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है लो रेटेड में बॉन्ड में, तो रिस्क तो ज्यादा हो ही गया है. एक तो रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं, कहाँ पे पैसा लगा के लो रेटेड बॉन्ड्स में, ऐसे इलिक्विड स्कीम्स में, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट हाई रिटर्न्स. तो ऑब्वियसली बात है कि आप बेसिकली खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं उसमें गिरने के लिए. तो दिस इज द रीजन दैट रिडेम्पशन प्रेशर्स, क्योंकि ऐसा हुआ जब मार्केट डाउन हुई और पैसा लोगों का लिक्विडिटी कम हुई, तो लोगों ने अपनी स्कीम में कहा हमें पैसा अपना वापस चाहिए. ये नहीं खाली इसी स्कीम में, बहुत स्कीम में हो रहा है अभी, वो फेल नहीं हुई अलग बात है, पर काफी लोग कहते हैं रिडेम्पशन प्रेशर आता है, कहते हैं यार मुझे नहीं कंटिन्यू करना, मेरे पैसा नहीं है, मैं SIP नहीं दे सकता, मैं STP नहीं दे सकता, मैं SWP नहीं दे सकता, मुझे अपना पैसा वापस लेना है. तो ठीक है, आप ले सकते हैं. तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो उसमें प्रेशर आते हैं. तो ये ऑब्वियस सी बात है. तो आप थर्ड पॉइंट देखिए, ऑन द अदर हैंड these funds as per AMC have been seen more than normal redemption pressure as more investors are in need of cash are liquidating from this fund first, then any other debt funds of other AMCs. बेसिकली सारा ज्यादा प्रेशर आया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पे. लोगों ने कहा कि हमें पैसा चाहिए, they don't have money to pay and they need time also, because एक तरह से पूरी डिमांड आई, redemption pressure आया, they don't have money and they invested in low bond जहां से रिटर्न उनको आ नहीं रहा था. And so technically investors who were redeeming were not just creating losses for themselves but also forcing the fund manager to sell at not so right price, indirectly hurting other investors in these funds. And when they sell it at a low price, and that is the reason that they have lost. So these are the reasons I have given that well, yes, there are 4 options that are available with the AMC, and they did try some of it. Borrow to meet the redemption funds, number 1. Restricting the redemption, they can restrict the redemption fund, थोड़ा longer कर सकते हैं, नहीं देंगे हम. Longer redemption payment कह सकते हैं, थोड़ा टाइम देने बाद देंगे, समय के बाद देंगे, थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं. And last is distress sale. The AMC would have to sell the securities at a discount to meet redemption request. Had the AMC taken this route, investor who was staying invested would have to bear the most significant burden of this loss. क्योंकि अगर वो होगा तो बाकियों को लॉस हो जाएगा अगर बेचेंगे तो, जो नहीं भी चाहते निकलना अपने पैसे से. So, ठीक है तपन जी, I think I have finished it. Thank you, Amit ji, for a very long, very informative presentations. We have a question from Shivam Singh. He's asking that what are the initial procedure for any firm to raise IPO, Amit ji? कहाँ पे हैं? एक सेकंड. Do you have to read the question again, Amit ji? नहीं, आप बताइए. The question is, what are the initial procedure for any firm to raise the IPO? Initial, basically, he asking as an investor. He's asking जैसे company. From a company point of view, if a company wants to raise an IPO. Yeah. So what are the steps? See, basically, when a company want to start the IPO process, then definitely they have to appoint the merchant bankers or the lead managers. And basically, they are the 3 core players basically playing the whole procedure of IPOs. They're called as CFO, Chief Financial Officer of the company, the compliance officer, and the lead managers. Lead managers, the company generally appoint. And lead managers appointment has been done through SEBI's rules and regulations. SEBI has given the list. Then company first have to make the basically the prospectus part, not prospectus, just a document. And then they ask from the lead managers. They given the list has been displayed in the SEBI. Then they tell to the lead managers that we are coming out with the IPO. So we want to know whether you are able to manage our issue or not. For that, they take the presentation from the lead managers. After taking the presentations, and if the company fits, generally what company sees, they see the record of the investment lead managers, whether they are able to handle an issue or not. So after seeing all these things, then they appoint the lead managers. Then it is a long procedure. Then they take the cognizance with the lead managers, compliance officer,
and the CFO and the other staff, they sit together and then they start the whole procedure. It will take a lot of time. And after making the document, which is called as draft prospectus, first they make and they send it to the SEBI for approval, where they mention that why they're coming out with the IPO, what are the reasons behind of raising the money, how they manage their this money, what are the objectives of raising this money, and all the a lot of things are basically mentioned in their prospectus. Generally, they don't mention the price of the share at that time. Only the financial part, some financial part they mention, and first draft basically went to the SEBI part. Yes. One more question it's a basic question. What is the basic difference between stock and a mutual fund? See, yes. See, in stock market, in stock, basically, you can purchase a share. You purchase a single share, okay. In mutual fund is a scheme, basically, where a lot of, basically, if I talk about take the example of debt, then debt schemes are there. But if I take the example of stock, then in stock, when you invest in stock, basically, you can purchase only one share. You can make a portfolio also. But in mutual fund, if somebody says that, no, I don't want to purchase one share, I want to purchase the whole Nifty. So he or she can go with the help of mutual funds. So he can purchase the Nifty fund also. He can purchase the 50 shares or 60 shares or 100 shares, 200 shares through mutual fund schemes. There are many schemes which are through where you can purchase the shares of 100 shares, 200 shares. One more question from Shivam again. He's asking that Yes. Which scheme in the mutual fund is good to invest in this hard phase of COVID-19? Shivam, I just want to ask from you first. Shivam, are you listening? Shivam, are you listening? Hello? Yes. Yes, Shivam. Shivam, for long term you want or for short term you want? That is the important question. Because schemes always depend on the short term and long term funds. आप किसके लिए जा रहे हैं ये बड़ा important है. Shivam is not there. Okay. Okay. Is writing long term. Long term. Shivam is there. He's saying long term. वैसे शिवम वैसे मुझे नहीं बता क्योंकि मैं बिल्कुल मैं तो एक एकेडमिशियन हूँ और मैं कोई मेरी म्यूचुअल फंड नहीं चलता है या ना मैं कोई बताता हूँ किसी को और ना मेरा कोई ये बिजनेस है एक तरह से. पर अजय आप पूछ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और लार्ज कैप में एक अच्छा फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड है. एक्सिस कंपनी एक्सिस बैंक आपने सुना होगा एक्सिस फंड हाउस है एक्सिस का ब्लू चिप. अब ब्लू चिप का मतलब क्या होता है जहां पे हम कहते हैं ना ब्लू चिप मींस बहुत अच्छे शेयर्स टॉप के शेयर्स बढ़िया शेयर्स जो सारे निफ्टी के शेयर्स होते हैं ब्लू चिप होते हैं 50 के 50 जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5-6 लाख करोड़ से ज्यादा की होती है उसे ब्लू चिप कहते हैं. तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कैनरा बैंक Canada Blue Chip Workshop, you can go for that also. The time is short. We have one question from Dr. Sailendra Kumar Dubey. He's a faculty member here, Amit ji. What is your opinion in investing gold ETF? Hello, Shailendra ji. Hello, ji. Very good. Good question, Shailendra ji. Have asked. Your question is investing gold ETF. See, देखिए पहले gold ETF समझ लेते हैं है क्या चीज. और ETF देखिए स्टूडेंट्स ETF और म्यूचुअल फंड में बड़ा ही सिनोनिमस रिलेशनशिप मानते हैं बट ETF का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है. ये स्कीम है ये जो शब्द है ये फॉरेन का है यूएसए का है. यूएसए में काफी चला है अपने स्पाइडर जैसे पिक्चर होती है स्पाइडरमैन वैसे स्पाइडर के नाम से सबसे फेमस हुआ था ETF अमेरिका में जो बहुत दिनों तक चला. हिंदुस्तान में इसका जन्म 1999 में हुआ 20 के नाम से. ETF 20 पहला आया था. बेंचमार्क कंपनी है उसने 20 ETF गोल्ड 20 के नाम से शुरू किया था. गोल्ड ETF आजकल इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गोल्ड 45,000 चला गया है और लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. गोल्ड ETF का मतलब क्या होता है? When you purchase the share, when you purchase the gold in paper form, in demat form, and you can buy the share, you can sell the share just like shares. आपने आज लिया कल बेच दिया, आज ही लिया सुबह शाम को बेच दिया. एक शेयर बेच सकते हैं अगर गोल्ड की कीमत 45,000 की है. Right. Amit ji, are you there? He is disconnected. You can't see his name also. He's not. Seems not there.
Amit ji. not getting voice. ये उनके सेम तरफ नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू है उनके, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया वो। नहीं आ गए फिर से, आ गए। अमित जी, कैन यू हियर अस? अमित जी सुन पा रहे? You must be trying again. हाँ अमित जी, यस, अनम्यूट करिए अमित जी अपने को। म्यूट उनको अनम्यूट करना होगा। जी सर। यस अमित जी, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि ये स्लाइड आप क्या बच्चों के लिए अवेलेबल होगा? इफ यू विश, स्टूडेंट्स आप कुछ इसमें से भेज दूंगा सर, थोड़ा सा भेज दूंगा सर, मैं जल्दी करता नहीं, भेज दूंगा, आप कह रहे हैं भेज दूंगा। थैंक यू। टाइम इज शॉर्ट, बाकी बाद में हम क्वेश्चंस कुछ और ले लेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर पंकज अग्रवाल टू एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स। पंकज जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी सर, सुन रहा हूं। सर प्लीज। Thank you, Dr. Saab. So I take this privilege of extending and proposing a vote of thanks to our speaker for the day, Dr. Amit Kumar Singh. Dr. Singh's name came to our knowledge when we saw a number of joint sessions he had with our director, sir. And we saw that he was speaking along with director, sir, at a number of forums on various topics, various challenging topics, I must say. So when we learned that he's coming to speak in our webinar also, so it was really a pleasure. So we know that, I can guess that you must be very busy these days, because it seems you have a lot of interest in speaking on different topics, and you must be getting, approached by so many people. So I'm sure just because of our director, sir, you have accepted this invitation and agreed to speak to our students. So we extend wholehearted thanks, gratefulness to you for finding time for our students. And the topic that you have chosen for our students, this becomes especially relevant because these students are going for SIPs. And in first years, these things are not covered. And it has been observed that many SIPs are in the field of investment management or AMCs or brokerage houses. So the students, after this session, if they go for their SIPs, so they will have at least some heads up that what is the basics of mutual fund, what is basics of IPO, etc. Some terminology at least they have become familiar. And I'm also sure the way you have explained it, it must have rekindled their interest in these topics. And students, you must remember that no webinar is can be fully exhaustive of any topic. Webinars or sessions are organized to rekindle your interest. Now, this is the start of your journey. You can start learning on your own with this foundation that Dr. Amit has provided. So thank you, Dr. Amit. Thank you so much. We are very sure that in future also, you will find time whenever we invite you to speak to our students. And if the lockdown gets over completely,